मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, 2006 के अक्टूबर में एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। मरीन ड्राइव की चमक, चर्च गेट की भीड़, मरीन लाइन्स के फुटब्रिजेज, ये सब जगह एक ही साया घूम रहा था। एक आदमी जिसे मीडिया ने बियर मैन का नाम दिया था, जो रातों को निकलता था, उसके हाथों में एक बोतल बियर होती और दिल में एक खूनी इरादा। वो गरीब मजदूर सड़क पर सोने वालों को बियर पिलाता, उन्हें बहलाता और फिर बस खून की नदियां बह जाती। ये कहानी है उस सीरियल किलर की जिसका असली पहचान आज तक एक राज है। 7 से ज्यादा लड़कों की जान चली गई, लेकिन इसकी असली गिनती आज तक किसी को नहीं पता। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे द बियर मैन की पूरी कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते हैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां जो आपसे मिस ना हो। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए कहानी शुरू करते। 5 अक्टूबर 2006 सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज अभी पूरा उभरा नहीं था, लेकिन मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिजेज पर भीड़ शुरू हो चुकी थी। ऑफिस जाने वाले लोग, ट्रेन की विशेष, चाय की दुकान से उबलती भाप, एकदम टिपिकल नॉर्मल मुंबई मॉर्निंग। तभी एक मजदूर रुक गया और उसने देखा फुट ब्रिज के कोने में एक बॉडी पड़ा था, ब्लैंकेट से लपेटे हुए, लेकिन सर से खून टपक रहा था। अरे भाई, मर गया क्या? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। फिर लोग इकट्ठा हुए और फोन निकालकर पुलिस को कॉल किया गया। विक्टिम का नाम था विजय गौड़, 30 साल का सिंपल सा टैक्सी ड्राइवर, गरीब घर का। रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी पुरानी फिएट कार में सड़क पर उतरता, पैसेंजर्स को चर्च गेट या मरीन ड्राइव ड्रॉप करता। लेकिन 5 अक्टूबर की रात वो बहुत थक गया था, तो रात को वहीं फुटब्रिज पर गाड़ी पार करके सो जाता है। पर विजय को कहाँ पता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसने सर पर हेवी ब्लोस के निशान थे, जैसे बड़े पत्थर या डंडा से मारा गया हो। छाती और पेट में 10 से 12 चाकू के गहरे घाव थे, जैसे किलर को गुस्सा आ गया। और सबसे अजीब बात, पैंट नीचे खिसकी हुई, जैसे किसी ने सेक्सुअल असोल्ट किया हो। डॉक्टर्स ने बोला पॉसिबल है, लेकिन कोई क्लियर मार्क्स नहीं मिले, तो शायद किलर केयरफुल था। अब पुलिस आई, सीन देखा, फुटब्रिज पर गिरने के निशान नहीं थे, वॉलेट इंटैक्ट थी, पैसे सहित। तो लूटपाट का कोई सवाल ही नहीं था। तो पुलिस वालों ने केस को एक्सीडेंट या रैंडम फाइट बोल दिया। ये गरीब लोगों के साथ अक्सर होता है, फुटब्रिजेस पर गिर जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स ने बोला। फिर फाइल बंद हो गई। विजय की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। बॉडी अनआइडेंटिफाइड रह गई, पर विजय की रूह फुटब्रिज पर ही रह गई, जैसे वार्निंग दे रही हो, यह तो शुरुआत है, अभी और आएंगे। 2 हफ्ते ऐसे गुजरे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेट अक्टूबर 2006, 20 से 25 अक्टूबर के आसपास मरीन ड्राइव के पास एक बेंच पर दूसरा बॉडी मिला। अनआइडेंटिफाइड होमलेस लड़का, 25 साल का लगता था, मजदूर टाइप, सड़क पर सोता था। सेम स्टोरी, सर फटा हुआ, स्टैबिंग के 8 से 10 निशान, पैंट नीचे खिसकी हुई। 2 किलोमीटर दूर मरीन लाइन्स पर एक और फुटब्रिज पर तीसरा लाश मिला। 28 साल का मजदूर, नाम कभी नहीं मिला। मीडिया ने यह खबर फैला दी कि फुटब्रिज के आसपास ये तीसरी लाश मिली है। लोग सोच रहे थे गरीब को कौन ही पूछेगा। हजारों ऐसे केसेस रोज मिलते हैं सड़क पर, और जितने भी लाश अभी तक मिले थे सारे होमलेस थे। किसी का कोई भी ठिकाना नहीं था। पर टैक्सी ड्राइवर से बातें शुरू हो गई। रात को अकेले मत सोना, कोई तो शैतान घूम रहा है जो लोगों को मार रहा है। अब डर भी धीरे धीरे फैल रहे थे लोगों में। अब नवंबर 2006 आ गया। दिवाली का त्योहार चल रहा था। घर और गलियों में दिए जले हुए थे, रंग बिरंगे लाइट्स जगमगा रही थी, मिठाई एक दूसरे को खिलाए जा रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन इसी खुशी के पीछे रातों को एक गहरा अंधेरा छा गया था, जैसे कोई शैतान चुप पर इंतजार कर रहा हो। इस महीने में चर्च गेट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास एक और बॉडी मिली। यह एक अनआइडेंटिफाइड आदमी था, उम्र लगभग 30 साल। उसका सर पूरा कुचला हुआ था, जैसे किसी भारी चीज से जोर से मारा गया हो। छाती और पेट पर 15 गहरे चाकू के घाव थे, खून से भीगे हुए। यह बॉडी देखकर ही साफ हो गया था कि यह पहले मर्डर से जुड़ा हुआ है। अब दिसंबर 2006 आ गया। शहर पूरा क्रिसमस की तैयारी में लगा हुआ था। होटल्स और मॉल्स में रंग बिरंगे लाइट्स जगमगा रही थी। मरीन ड्राइव पर टूरिस्ट की भीड़ थी, वो फोटोज ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे। सब लोग खुश थे, गिफ्ट्स खरीद रहे थे, पार्टीज प्लान कर रहे थे। लेकिन इसी चमक धमक के पीछे रातों को एक भयंकर साया घूम रहा था, जैसे कोई शैतान छुप कर शिकार का इंतजार कर रहा। वो साया गरीब मजदूरों को ढूंढ रहा था, उनकी जिंदगी छीन रहा था। 14 दिसंबर, वो थर्सडे रात थी। चर्च गेट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल के फुटब्रिज, वहां ठंडी हवा चल रही थी, जैसे सांसें रुक जाएं। दूर से ट्रेन की गूंज आ रही थी। रात के 2-3 बजे होंगे। फुटब्रिज पर एक मजदूर सो रहा था, अपनी ब्लैंकेट को लपेट कर। उसकी आंखें बंद थी, शायद सपना देख रहा हो कल की रोजी रोटी की। पर वो साया नजदीक आया, बियर की बोतल ऑफर की, और फिर अंधेरा।
सुबह के 6 बजे एक चाय वाला, नाम था रामू काका, अपनी ठेला लगा रहे थे फुट ब्रिज के नीचे। चाय उबाल रहे थे, लोगों को बुला रहे थे चाय पीने के लिए। तभी उनकी नजर ऊपर गई, फुट ब्रिज पर, जहां एक बॉडी पड़ा था, पूरा खून से भीगा, ब्लैंकेट से लपेटा हुआ। सर पर पत्थर के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर जोर से मारा हो। सर टूट गया था। विक्टिम एक अनआइडेंटिफाइड होमलेस आदमी था, उम्र 20 साल के आसपास। छाती में 20 से ज्यादा चाकू के घाव, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, जांघों पर, हाथों पर, जैसे किलर पूरा पागल हो गया हो, बार बार मारता ही जा रहा हो, रुकने का नाम नहीं ले रहा हो। पैंट पूरी नीचे खींची हुई, जैसे किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की हो। और सबसे अजीब, बॉडी के बिल्कुल बगल में एक खाली किंगफिशर बियर का कैन पड़ा हुआ था। सुबह की पहली रोशनी में चमक रहा था, जैसे किलर का टॉन्ट, देखो मैं आ गया। रामू काका रुक गए, हाथ से चाय की कप गिर गई। उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, यह क्या, बियर पी के मर गया क्या ये आदमी, या कोई शैतान ने पिलाया। उसने जल्दी से फोन किया पुलिस को और लोग इकट्ठा होने लगे। डर की लहर फैल गई। मीडिया वालों ने यह खबर पकड़ ली जैसे कोई सोना मिल गया हो। अगले ही दिन हेडलाइंस टीवी और पेपर में शुरू, बियरमैन स्ट्राइक्स अगेन। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज शुरू। एंकर बोले, यह बियरमैन एक खूनी है जो विक्टिम्स को बियर पिलाता है, उन्हें मीठी बातों से बहलाता है, ड्रंक कर देता है और फिर मारता है। यह सीरियल किलर है। लोग टीवी देखकर सांस रोक लेते हैं और डर में जी रहे थे। लेकिन बाद में जांच से पता चला कि गरीब मजदूर और होमलेस लोग बियर की खाली कैंस को पानी के कंटेनर बना लेते हैं पानी भरने के लिए। तो वो कैन शायद विक्टिम का ही था, किलर का नहीं। पर मीडिया का हाइप इतना कि उस किलर का नाम पड़ गया बियरमैन। अब लोग उसे वैसे ही जानते जैसे कोई फिल्म का विलन। शहर में डर का माहौल बन गया। मजदूर और टैक्सी ड्राइवर्स बोलने लगे, थर्सडे रात को बाहर मत निकलना, बियरमैन आ जाएगा और बियर ऑफर करेगा। क्योंकि पैटर्न अब साफ था। 10 मर्डर्स में से 8 थर्सडे नाइट्स को हुए थे, जैसे कोई रिचुअल्स। हफ्ते की शुरुआत में खून की बरसात, जैसे किलर का वो दिन खास लगता हो। वह रात को निकलता, शिकार ढूंढता। पुलिस को भी यह पैटर्न दिखा, पर वह साया अभी भी आजाद था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो चुका था पुलिस के सामने। सब विक्टिम्स आदमी थे, उनकी उम्र 20 से 40 सालों के बीच। सब गरीब मजदूर या सड़क पर सोने वाले लोग। और सारे मर्डर सेम छोटे से इलाकों में हुए थे, सिर्फ चर्च गेट से मरीन लाइन तक, एक 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर। यह कोई भटकाने वाला कातिल नहीं था। वह जानता था यहाँ की हर गली, हर फुट ब्रिज को, जैसे यह उसका अपना घर हो। पुलिस वालों को अब पूरा शक हो गया, यह मर्डर्स रैंडम नहीं थे, सब एक ही आदमी का काम है, एक ही आदमी सब कर रहा है। सीनियर्स ऑफिसर्स ने ध्यान दिया कि हर बॉडी पर वही गुस्सा दिखाता था, जैसे किलर को खून देखकर मजा आ रहा हो। जैसे उस किलर ने चाकू से हर बॉडी को स्टैब किया था, पुलिस ने तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दिया। इस टीम में 80 ऑफिसर्स थे जो दिन रात काम कर रहे थे। क्राइम सीन्स चेक करते, विटनेसेस से पूछताछ करते, क्लूज ढूंढते। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहां बोला, हम मर्डर्स का पैटर्न देख रहे हैं, जल्दी ही किलर को पकड़ लेंगे, शहर को सुरक्षित कर देंगे। लेकिन किलर अभी भी कॉन्फिडेंट था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह रातों को वापस आता, जैसे चैलेंज दे रहा हो पुलिस को। अब लोगों में डर बढ़ रहा था और शहर की रातें और भी खतरनाक हो रही थी। उसी दिसंबर महीने के एंड में 2 और बॉडीज मिली, जैसे बियरमैन का डर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहला 25 दिसंबर को, क्रिसमस नाइट के दिन। सोचो, पूरा शहर खुशियां मना रहा था, लेकिन आयरनी देखो, इसी रात को एक मजदूर की जान चली गई। विक्टिम का नाम था रमेश, एक सिंपल सा मजदूर, आजाद मैदान के पास सोता था। उसकी बॉडी वहीं मिली, खून से लाल। दूसरी बॉडी 28 दिसंबर को मरीन लाइन्स फुट ब्रिज पर एक अनआइडेंटिफाइड होमलेस आदमी की मिली। दोनों केसेस में वही जुल्म, सर पत्थर से कुचला हुआ, जैसे किलर ने गुस्से में बार बार मारा हो। फिर चाकू से वार, छाती, पेट, जांघें, सब पर घाव, और पैंट नीचे खींची हुई, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की गन पे। टोटल अब 5-6 मर्डर्स कंफर्म हो चुके थे पुलिस की फाइल में। एक बॉडी मिली रमेश की, उसके पास एक हैंड रिटेन नोट मिला जो किलर ने छोड़ा था। नोट में उलझे हुए सेंटेंसेस थे, जैसे किसी पागल आदमी की डायरी, और एंड में लिखा था, वेलकम टू द क्लैन। अब इसका क्या मतलब है, पुलिस कंफ्यूज हो गई। किलर अपना कोई क्लैन बना रहा था, शायद गे मैन को टारगेट कर रहा हो, उन्हें क्लैन में शामिल करने के लिए, या सिर्फ पागलपन। पुलिस ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया, सैंपल्स कंपेयर किए, लेकिन अभी कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला, सिर्फ शक बढ़ा। शहर में पैनिक पूरा फैल गया था। टैक्सी यूनियंस ने पुलिस को बोल दिया कि किलर को जल्दी पकड़ो, नहीं तो वो रात को स्ट्राइक कर देंगे। कोई ड्राइवर बाहर नहीं निकलेगा। होमलेस लोग अब डर से छुपने लगे, पार्क्स के कोने में, गलियों के अंदर। फुट ब्रिजेस अब खाली पड़ गए थे। मीडिया ने स्केचेस बनाए और न्यूज़पेपर, टीवी एड पर दिखाए। एक लंबी दाढ़ी वाला, लंबी बाल वाला सस्पिशियस आदमी, बियर बोतल हाथ में, अगर किसी को दिखे तो पुलिस को सूचना दो। अब लोग टिप्स देने लगे पुलिस को, सर कल रात वो आदमी दिखा था फुट ब्रिज पर, बियर हाथ में थी, अजीब मुस्कान थी। पुलिस ने स्नाइपर डॉग्स लगाए हर क्राइम सीन पर।
खून के निशान ढूंढे। उन्होंने मैप बनाया, सारे मर्डर सिर्फ 1-2 किलोमीटर के रेडियस में हुए थे, चर्च गेट से मैरीन लाइंस तक। यानी इसका मतलब था कि किलर कोई लोकल ही था, उन्हीं इलाकों में से था। इसी बीच जनवरी 2007 शुरू हो गया, नया साल आ गया था, लोग रिजोल्यूशंस बना रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, लेकिन पुराना डर अभी भी शहर को घेर रखा था। बियरमैन का साया हटने का नाम नहीं ले रहा था। 11 जनवरी को फिर से वही थर्सडे रात, मरीन लाइंस के बिल्कुल पास एक फुट ब्रिज पर एक बॉडी मिली सुबह में। विक्टिम एक अनआइडेंटिफाइड होमलेस लड़का, उम्र 25 से 30 साल के बीच। उसकी बॉडी को पहले पत्थर या डंडे से इतना मारा गया कि सर फट गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। फिर चाकू से 18 गहरे घाव छाती, पेट और जांघों पर, जैसे किलर ने अपना गुस्सा निकाला हो। पैंट नीचे खींची हुई, जैसा हर केस में होता था। ये लास्ट नोन विक्टिम था बियरमैन का। इसके बाद कोई नया मर्डर नहीं हुआ। टोटल कंफर्म मर्डर्स अब 7 हो गए थे पुलिस के हिसाब से, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 9-10 बोलती थी, क्योंकि उन्होंने कुछ अनरिलेटेड डेथ्स जैसे एक्सीडेंट या दूसरे फाइट्स को भी जोड़ दिया था हाइप के लिए। किलर अब रुक गया, जैसे वो शहर छोड़ने को तैयार हो गया हो या डर गया हो। पर पुलिस डेस्परेट थी, पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था, लोग चिल्लाते जल्दी पकड़ो वरना रिजाइन कर दो। न्यूज़पेपर्स में कंपैरिजन आने लगे 1980s के स्टोनमैन मर्डर से। वो भी एक सीरियल किलर था जो होमलेस लोगों को पत्थर से मारता था मुंबई और कलकत्ता में, और वह केस भी आज तक अनसॉल्व नहीं हुआ था। लोग सोच रहे थे क्या ये वही स्टोनमैन तो फिर से नहीं आ गया। डर और बढ़ गया। पुलिस की टीम दिन रात जग रही थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT अब पूरी तरह से काम पर लगी हुई थी। 80 ऑफिसर्स दिन रात लगे हुए थे, हर क्राइम सीन को चौक से मार्क कर रहे थे, विटनेसेस से लंबी लंबी बातें ले रहे थे, हर छोटी डिटेल को नोट कर रहे थे। उन्होंने पैटर्न को अच्छे से एनालाइज किया। ज्यादातर मर्डर्स थर्सडे रातों को होते थे। एक एरिया में 3 आदमी मार डालने के बाद किलर जगह बदल देता था, और विक्टिम्स इजी टारगेट्स थे, सोते हुए गरीब मजदूर जो रात को फुट ब्रिज पर सो रहे होते। मोटिव क्या था? पुलिस कंफ्यूज थी। सेक्सुअल लगता था क्योंकि सबकी पैंट नीचे खींची होती, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में सीमन नहीं मिला था किसी भी बॉडी पर। ये थ्रिल में किलिंग करता था या होमोफोबिया था, पता नहीं। ये गे मैन से नफरत करता था। किलर बहुत केयरफुल था, कोई प्रूफ नहीं छोड़ता था। फिर ब्रेक थ्रू आया 18 जनवरी को। लास्ट क्राइम सीन 11 जनवरी वाले से एक फीमेल स्नीपर डॉग को क्लू मिला। एक खून से दाग वाली ग्रे शर्ट मरीन लाइंस स्टेशन के पब्लिक रेस्टरूम में छुपी हुई मिली। फिर पुलिस ने वह शर्ट दिखा के वहां के लोकल लोगों से पूछताछ की। उनमें से कई लोग बोले यह शर्ट तो रविंद्र कंट्रोले का है, वह यही स्लम में रहता है। अब कौन था ये रविंद्र? एक लोकल आवारा आदमी 36 साल का, जिसका नाम अब अब्दुल रहीम था, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो मरीन लाइंस के पास स्लम में रहता था। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, बिल्कुल किलर जैसा दिखता। उसका पास्ट अंधेरे से भरा था। पहले वो दशरथ राणे गैंग का मेंबर था, छोटे मोटे क्राइम्स करता था, हॉकर, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन, यही काम था उसका। फिर 2004 में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। एक फॉर्मर सेक्स वर्कर अंजलि से शादी कर ली, जिससे एक छोटी बेटी हुई, और पुलिस इन्फॉर्मर बन गया और बोलता मैं रिफॉर्म्ड हो गया हूं, पर उसकी शक्ल से शक होता था अभी भी। 22 जनवरी 2007 की सुबह पुलिस ने उसका स्लम को घेर लिया। ऑफिसर्स बोले रहीम भाई आ जाओ, थोड़ी बात करनी है। वो डर गया और बोला सर क्या हुआ? मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ। फिर पुलिस उसको सीधे गाम देवी पुलिस स्टेशन ले आई। अब इंट्रोगेशन शुरू हुई। वो इनकार करता रहा, मुझे मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता, मेरी बेटी है, अब इस्लाम कबूल करने के बाद सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं। पर पुलिस ने प्रेशर डाला, विटनेसेस ने उसको पहचान लिया था। पुलिस के भी शक के दायरे में था वो। और जो एक लेटर मिला था लाश के पास से, जिसमें लिखा था वेलकम टू क्लैन, उसका हैंडराइटिंग जैसा नहीं था। पुलिस ने उसे बेंगलोर भेज दिया नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए, जहां ट्रूथ सीरम ड्रग के असर में उसने कन्फेस किया 15 मर्डर्स किए मैंने। चरस पीता हूँ, विक्टिम्स को बियर पिलाता, उन्हें डंक करने के लिए खून देखने में बहुत मजा आता है। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया क्योंकि वो इस्लाम में शैतान है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जब उसे विक्टिम्स की फोटोज दिखाई गई तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन था। टोटल 21 केसेस में इन्वॉल्वमेंट बोला। मीडिया ने इसको एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना और बताया बियरमैन पकड़ा गया। पर रविंद्र बोलता रहा सर मैं स्केप गोट हूँ, मेरी लॉन्ग हेयर, बियर्ड और रिलीजन की वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। जनवरी 2008 में सेवरी सेशन कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हुए। चार्जेस सिर्फ 3 मर्डर्स के लिए लगाए गए। विजय गौड़ 5 अक्टूबर 2006, एक अनआइडेंटिफाइड आदमी 14 दिसंबर 2006 वाले केस में, तीसरा आजाद मैदान वाले अनआइडेंटिफाइड विक्टिम 11 जनवरी 2007 वाले केस में। एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिया, नार्को एनालिसिस, ट्रुथ सीरम कन्फेशन, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, हैंडराइटिंग मैच जिसमें लिखा था वेलकम टू क्लैन वाला नोट। उसके घर से चाकू भी मिले थे जो कोर्ट में पेश किया गया।
फिर विटनेसेस की गवाही, प्रोसिक्यूशन का पॉइंट था यह आदमी लोकल है, पैटर्न बिल्कुल मैच करता है, कॉन्फेशन क्लियर है, वही बियरमैन है। अब डिफेंस का पॉइंट था नार्को टेस्ट कोर्ट में अलाउड नहीं है, नो डीएनए, नो सॉलिड आई विटनेस, हैंडराइटिंग वीक है। की विटनेसेस में राजेश देशमुख ने 11 जनवरी की रात फुट ब्रिज पर एक आदमी को दूसरे को मारते हुए देखा था। आइडेंटिफिकेशन में उसने रविंद्र कंट्रोले को पहचान लिया। एफएसएल फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने भी कुछ सपोर्ट दिया। अब कोर्ट की वर्डिक्ट आई, गिल्टी सिर्फ एक मर्डर में, आजाद मैदान वाले अनआइडेंटिफाइड विक्टिम केस में। सजा मिली लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस 2000 का फाइन। बाकी 2 मर्डर्स में एक्यूट कर दिया गया क्योंकि एविडेंस कम थे। मीडिया ने चिल्लाया सीरियल किलर बिहाइंड बार्स, पर ट्विस्ट आया सितंबर 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट पलट दिया। क्योंकि एविडेंस काफी नहीं थे, नार्को टेस्ट अलाउड नहीं होते हैं कोर्ट में, हैंडराइटिंग वीक थी, नो डीएनए, नो पक्का आई विटनेस। कंट्रोले अब फ्री हो गया। 2 साल से ज्यादा उसने जेल में बिताए थे। बाहर आकर उसने बाइट दिया, मैं बोल रहा था ना मैं स्केपगोट हूँ, मुझे फंसाया गया है। उसके बाद जब भी कोई मर्डर होता हर नए बॉडी पर पुलिस उससे बुलाती डीएनए टेस्ट के लिए, जिसके बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, नाम बदनाम हो गया सिर्फ शक की वजह से, और उसे कभी नौकरी भी नहीं मिली। तो ये थी पूरी कहानी बियरमैन की, जो कभी पकड़ा नहीं गया, और जो पकड़ा गया वो छूट गया सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से। आज भी वो फुट ब्रिज की रात चिल्लाती हैं उन मासूम के चीख से जिनका कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। तो दोस्तों आप भी सतर्क रहें, सेफ रहें और अपना ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी में एक अनटोल्ड ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।